राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। राहुल गांधी जी को अभी जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया है, हम लोग इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को, जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है, जो बीजेपी का एमएलए है, वो हाई कोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्टे दे देती है। ये स्टे लिया जाता है 7 मार्च 2022 को, एक साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। राहुल जी 7 फरवरी 2023 को, 7 फरवरी पिछले महीने, एक प्रश्न उठाते हैं लोकसभा के अंदर और पूछते हैं कि अडानी जी का और मोदी जी के क्या संबंध। जैसे ही मोडानी के संबंध की चर्चा करते हैं 7 फरवरी को, एक हफ्ते के बाद में वो आदमी हाई कोर्ट फिर चले जाता है और कहता है कि मेरा जो स्टे दिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए। अब मैं स्टे मत दीजिए, उसके ऊपर उसको वापस कर दीजिए। वो स्टे उसको वापस कराता है और कोर्ट के अंदर जाता है और बिजली की गति से यहां पर सालों साल नहीं बल्कि 10-20 साल कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता। ये 16 फरवरी को स्टे वेकेट होता है और उसके बाद में जाकर के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। और फैसले के अंदर भी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो उसको दिया जाता है। और मैक्सिमम सेंटेंस, जो भी थोड़े बहुत लीगल जो जानकार हैं वो जानते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस हैबिचुअल, जो बार बार अफेंडर्स होते हैं, उनको दिया जाता है या रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है। लेकिन ये इसलिए ये दिया जाता है ताकि 2 साल में से अगर एक दिन भी अगर कम होता तो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को जब मोडानी के खिलाफ में बोला, उसके बाद में उनको कभी भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया। जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते तो बीजेपी वाले नारेबाजी करते। जब भी वो बोलने के लिए स्पीकर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, लेकिन स्पीकर ने उनको लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से, हम जनता से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई हुआ? जब लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता लोकसभा के अंदर, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें ही नहीं बोल पाएगा, उसमें ही जनता की आवाज नहीं रख पाएगा, तो कहां पे रखेगा? और फिर लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा? कैसा लोकतंत्र रह जाएगा? और जैसे ही डिस्क्वालीफाई करा, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट की जजमेंट आते ही डिस्क्वालीफाई, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करने का नोटिस। यहां पर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भूतपूर्व हो गए, नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू कश्मीर के भी हैं, अभी तक के 3 साल हो गए, उनको मकान खाली नहीं कराने के लिए कुछ कहा गया। राहुल गांधी जी को
24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 2 दिन 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने के लिए कह दिया गया। तो ये लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, आज हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये हमारी लड़ाई राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई राहुल गांधी जी की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पार्लियामेंट से जेपीसी को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के 30 करोड़ एलआईसी के जो निवेशक हैं, जिनका 44,000 करोड़ रुपए अडानी के अंदर अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नुकसान हो गया, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके 10.5 लाख करोड़ रुपया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिन्होंने अडानी के स्टॉक में जिन्होंने लगाया था और 2 हफ्ते के अंदर अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जिनको हुआ, हम उन छोटे निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन डिपॉजिटर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी का ईपीएफओ के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जमा है और ईपीएफओ ने निफ्टी 50 में अडानी को डालने की वजह से उसके अंदर एंटरप्राइजेस उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। हम ईपीएफओ वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के, जहां पे पेंशन फंड के पैसे जमा होते हैं, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज और मैं अंत में कह करके आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा कि जब 2 बार 1992 में नरसिम्हा राव जी के समय, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जेपीसी बन सकती थी, तो अब क्यों डर रहे हैं मोदी जी? मेजॉरिटी इनकी है तो अब जेपीसी क्यों नहीं बनाने देना चाहते? हमारी मांग यह है, कांग्रेस की सभी विपक्षी पार्टियों की मांग यह है कि जेपीसी आप फॉर्म करें, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि जांच करें। अब जब मेजॉरिटी इनकी है, जेपीसी में मेजॉरिटी मेंबर्स इनके होंगे, तो फिर किस बात के जांच की वजह से क्यों ये डर रहे हैं? और जांच करने के लिए इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अभी पीछे रिपोर्ट किया है कि 23,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, जो कि बाहर से पैसा आया हुआ है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो पैसा 23,000 करोड़ रुपया किसका है? और खास तौर पे ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब अडानी की कंपनियां डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन के अंदर जब शामिल हैं, तो बाहर का पैसा, शेल कंपनीज का पैसा हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो पता होना चाहिए कि वो पैसा कौन लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान दूसरे तरफ से, चाइना दूसरी तरफ से उन शेल कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है और वो पैसा हमारी स्ट्रेटेजिक, हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर कंट्रोल उनका इनडायरेक्ट करने की कोशिश हो रही है? क्या ये ऐसा तो नहीं है? तो इसलिए इन सब चीजों के लिए ये जरूरी है कि ये शेल कंपनीज कहां से पैसा, कैसा पैसा उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज के लिए पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और जेपीसी से बेहतर कोई भी तरीका, कोई भी और रास्ता नहीं है जिसमें ये हो सकता है।